दो गाड़ियों पे अटैक किया, पुलिस की गाड़ियां रही, ठीक। एक गाड़ी के सभी लोग खत्म हो जाते हैं, एक गाड़ी के सभी लोग खत्म हो जाते हैं, यहां तक होता है कि गाड़ी उड़ गई। तो गोलियों के फायर से, बंदूकों के, राइफलों के फायर से छेद होंगे, वो गाड़ी छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगी। तो जिसके पूरे आदमी खत्म हुए, वो पूरी गाड़ी ही नष्ट भ्रष्ट हो गई और पूरे आदमी खत्म हो गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग विचार कर सकते हैं उसमें, और पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारी वर्ग, नेता, अभिनेता सभी विचार कर सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जिस घटना की बात हो रही है वो रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया, है पक्की बात। ये जिस घटना की बात हो रही है वो घटना है 2008 की, जब 2 अगस्त 2008। अच्छा, ये घटना है जब कथित तौर पर कहा जाता है कि ददुआ, जो बुंदेलखंड बांदा इस समय फिलहाल चित्रकूट में है, यहाँ का सबसे बड़ा डकैत था, वो उसका मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था, उसका बदला लिया था ठोकिया ने। उस घटना की बात हो रही थी। फिलहाल हम चित्रकूट में हैं और हमारे साथ वो आदमी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुख्यात डकैत ददुआ का गुरु है, जनार्दन जमेलिया। जी हाँ, जनार्दन सिंह पटेल जमेलिया। तो ये गांव का नाम जुड़ गया आपके साथ। हाँ हाँ। शुरू से शुरुआत करते हैं। ये जो आपके बारे में कहा जाता है कि आप ठोकिया ने आपको पितामह का दर्जा दिया और ददुआ के आप गुरु कहे जाते हैं। क्या कहानी है, कहाँ से शुरुआत होती है? हकीकत ये है कि हमारा परिवार भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ और संपन्न परिवारों में रहा। ददुआ का भी घर परिवार खेती बाड़ी से, ददुआ भी संपन्न रहा। सीताराम भी अपने घर परिवार से संपन्न रहा। होता क्या है कि उस समय सन 70 में मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था कौशाम्बी इंटर कॉलेज मऊ में। उसी समय 5 दिसंबर 70 को हमारे बाबा श्री गौरी शंकर सिंह, हमारे पिता श्री जगदीश सिंह, हमारे चाचा श्री राम बालक सिंह, 3 का मर्डर हमारे विरोधियों ने, जो कि स्वजातीय थे, 3 का मर्डर एक साथ कर दिया 5 दिसंबर 70 को कर भी। किस बात के लिए मर्डर कर दिया? कुछ जगह ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो उसी बात को लेकर के उन्होंने 3 हत्याएं कर दी। उसी समय से 5 दिसंबर 70 को जब ये 3 मर्डर हमारे घर के हो गए, तो मैंने ये निश्चित किया कि अब मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है। मुझे अब जब तक मैं बदला नहीं चुका लूँगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं सोना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी का जो स्वाभिमान रहा, पारिवारिक अपना मान सम्मान रहा अपने पूर्वजों का, ये सब कुछ ताक में रख जाएगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जीना मुश्किल कर देंगे ये लोग। तो इस बात को लेकर के मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। और अब पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद मुझको अपनी शक्ति जुटाना है कि मैं कैसे बदला ले पाऊँ, कैसे समाज में सर उठा के जी सकूँ। तो फिर मैंने सर्वप्रथम ददुआ को, सीताराम को तैयार किया। इनको बुलाता था अपने यहाँ, क्योंकि हमारे परिवार से पहले से जुड़े थे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने अपना बदला लेने के लिए ददुआ को अपने साथ शामिल किया, अपने साथ जोड़ा। क्या उम्र थी तब ददुआ की? ददुआ की उम्र उस समय रही होगी समथिंग 17 साल। 17 साल? ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, सीताराम की उम्र रही होगी लगभग 18 साल। अच्छा। हमारी उम्र थी उस समय, मान करके चलिए कि
20 उसके आसपास। अच्छा, 2-3 साल छोटे थे। हाँ, सभी मुझसे 2 साल 3 साल के छोटे थे। तो हमने फिर सर्वप्रथम इनको तैयार किया। इसके बाद फिर धीरे धीरे, चूँकि उस समय हमारे दुश्मन पार्टी के जो लोग थे वो सब जेल में रहे, किनसे लड़ा जाए, किनको मारा जाए, किससे हम बदला चुकाएं। तो ये मान ली कर चलिए कि सीताराम रहा, ददुआ रहा, 74 तक में फिर ये कामता बनना है, ढुंगुआ बनना है, और राजा रगौली है, तो सीवन निटौरा है, लंबी चौड़ी गैंग तैयार किया। इनको भी तैयार कर लिया हमने। इधर गया बाबा से अपने संबंध बन गए, खरदूषण भाई बागी रहा, खरदूषण भाई से भी अपने संबंध बन गए। तो जब हम लोग इकट्ठा हुआ करते थे तो उस समय सन 74 तक में हम समथिंग 40 आदमी इकट्ठा हो जाया करते थे। अच्छा, बदला कब लिया आपने? कैसे? बदला लिया हमने 15 दिसंबर 80 को। 4 को एक साथ मारा और 2 को अलग अलग मारा गया था। ददुआ साथ था? ददुआ साथ था। कितने लोग थे मर्डर में? उस समय हम करीब 16 आदमी रहे। 16 आदमी। यहीं से हमारे यहाँ से मुश्किल से ये 500-600 मीटर की दूरी पर उनके घर मकान है, विरोधियों के सब। अच्छा, ये ददुआ के बारे में कहा जाता है, कुछ लोगों को कहानी सुना रहे थे कि उनके पिताजी की हत्या हुई थी, उसका बदला लेने के लिए ददुआ ने हथियार उठाए और बागी बन गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ददुआ का पिता इतना साधारण, इतना सिंपल आदमी था, टोटल किसान आदमी और सभ्य सुसभ्य आदमी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। सबसे वो दादू भैया करके बातें करते थे और आराम से अपना रहीसी भूबास के तहत अपना ज़िंदगी बिताते थे। अगर ये कहा जाए कि आपके चक्कर में पड़ के ददुआ डकैत बने तो गलत नहीं होगा? इस बात को मैं स्वयं कहता हूँ कि भाई मुझको ज़रूरत रही तो मैंने इनको बनाया, और उनके अंदर ये था कि भाई हमारे इनके पूर्वजों के ज़माने से संबंध अच्छे चले आ रहे हैं तो मैं क्यों ना इनका साथ दूँ। ददुआ और सीताराम को हुआ कि भाई हम इनका साथ नहीं देते हैं तो हमारी बुद्धिली है, हम इनके परिवार घर से जुड़े रहे, खान पान से, रहन सहन से, और एक स्तर के लोगों में से हैं, तो अगर साथ नहीं देते हैं तो फिर हम बुद्धिल हैं। चूँकि इधर मैंने ददुआ को, सीताराम को कुश्ती लड़ाने से लेकर के साथ में अपने खिलाने पिलाने से लेकर के बाद व्यवहार में अच्छी तरह ओब्लाइज कर लिया था, तो लाजिम था कि वो मेरा साथ देंगे। तो ये आपने जब बदला ले लिया उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। यहाँ तो बात अब खत्म हो गई। नहीं तो मगर उसके बाद फिर डकैती और उस चीज में आ जाना, बिहड़ में घूमना। रुक जाइए। बिहड़ में घूमना, चूंकि उस समय की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि पुलिस की तरफ से हम इनकाउंटर के लिए घोषित थे, पुलिस हमको पा जाती, हम साधारण कोर्ट भी सरेंडर करना चाहते तो नहीं जा सकते थे, कैसे जाएं? पुलिस को सुराग रस्सी लग गई, हमको कैच कर लिया, इनकाउंटर कर दिया। तो भाई अपनी सुरक्षा के लिए तो हमको घूमना फिरना पड़ा। इसी दौरान हमारे एक चाचा श्री नारायण सिंह इसी केस में इन्वॉल्व रहे, और एक हमारा एक छोटा भाई विष्णुचंद इसी केस में इन्वॉल्व रहा, 4 मर्डर में। ये 2 लोग सरेंडर कर दिए थे, क्योंकि ये घर किसानी में, खेती किसानी में, गृहस्थी में रहते रहे, इनको कोई ऐसा खतरे की बात नहीं थी कि पुलिस इनकाउंटर कर देगी। अपना गए कोर्ट में हाजिर हो गए। अब चूंकि ददुआ भी नामनेट रहा, मैं भी नामनेट रहा, तो हमारे लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि हम लोग सरेंडर कर दें, इसलिए हमने जंगल ले लिया। जंगल लेने के दौरान खरदूषण भाई, गया बाबा, सब लोग हम साथ आते जाते रहे, चलते फिरते रहे, जब कभी हो तो इकट्ठा हो जाएं, और जब जिसकी ज़रूरत हो तो फिर अपना अलग अलग भी चलते रहे। सब कुछ ऐसा होता रहा। इन सब का बातों के दौरान हुआ क्या कि 15 दिसंबर 80 को जब ये हमारे मर्डर हो गए दुश्मनों के, हमने अपना बदला ले लिया। हमारे लिए एक तरह से हमें आत्म शांति महसूस हुई, तो हमने सोचा कि नहीं, अब ज़िंदगी भर जंगल में घूमना, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, कितनी देर मार डाले जाएं, क्या कैसी स्थिति आ जाए। इधर घर परिवार भी सब, कोई दिक्कत नहीं है घर ना। परिवार भी अस्त व्यस्त हो रहा था। आए दिन
पुलिस से प्रताड़ित किए जाते रहे, तो हमने फिर ये लक्ष्य बनाया, गया बाबा ने और हमने, कि नहीं भाई अब सरेंडर करना ही अच्छा है। इधर होता क्या है कि 78 के आसपास गया बाबा बबेरू तरफ से आ गया चित्रकूट की तरफ बागी होकर के। गया बाबा ने कहा कि बड़े भाई, हमको बड़कौना भी कहते हैं, बड़कौना भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बड़कौना यार, मेरा इस इलाके में कोई है तो नहीं जान न पहचान, मैं आखिर क्या करूं वहाँ से आकर के, हर जंगल में कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। तो ऐसा कुछ करिए कि केवल आप और हम साथ चलें, आप आ जाइए, आप अपने 2-1 चेला ले लीजिए और बाकी मेरे आदमी है ही हैं 7-8 आदमी, तो अलग से गैंग लेकर के हम चला जाए। हमने आपस में, ददुआ ने, सीताराम ने, हमने आपस में, राजा लगौली और सीवन इटौरा ने आपस में परामर्श किया कि ठीक है, मेरे जाने से गैंग में कोई कमी नहीं आएगी। अब सब लोग परिपक्व हो चुके हैं। सीताराम अपने आप में हमसे कम दमखम में, दिल दिमाग में, दिलेरी में नहीं लगाता था। उस समय ददुआ, जब तक सीताराम कायम रहा है, सीताराम सन 94 में, हाँ सीताराम सन 94 में अचानक गोली लगने से ख़त्म हो गया था। तो 94 के बाद फिर ददुआ का नाम आया है, न इसके पहले हम थे और फिर बाद में सीताराम रहा। जब सीताराम हम 82 में सरेंडर कर दिया और सीताराम 94 में मारा गया, तो ददुआ। आपने कब सरेंडर किया? हमने 5/9/82 को सरेंडर किया। 82 में सरेंडर कर दिया। हाँ, उससे पहले आपने कुछ घटनाएं डकैती वाली जो होती हैं, लूटपाट की होती हैं, वैसी घटनाएं की हैं? उस समय ऐसा है, सरगना आप ही रहे होंगे। हाँ, उस समय हम ही रहे। उस समय खाने पीने की व्यवस्था के लिए तो भाई कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था। कुछ ना कुछ क्या करते थे? अब उस समय तमाम ठेकेदार थे, जैसे सरकारी काम चलते थे, ठेकेदार लोग ठेका लेते थे, तो ठेकेदारों से हमको कमीशन मिल जाता था। और पूंजीपति रहे, जैसे श्यामाचरण सेठ रहे, श्यामाचरण सेठ को हालो किया, श्यामाचरण सेठ से कैसे संपर्क कैसे करते थे? संपर्क, अब आप मान लीजिए रिलेटिव हैं, जिससे हमें काम लेना है, जिससे हमें पैसा लेना है, आप उनके रिलेटिव हैं, आपको बुलाया और आपसे कह दिया कि भाई जाकर के फला को कह दीजिए कि हमारी कुछ मदद करें। और ना मदद की तो? नहीं मदद किया तो फिर वो उसका खामियाजा भोगेगा भाई, उसके काम नहीं चल पाएंगे। अच्छा। जैसे तीरथ सेठ रहा, पत्ती का काम चलता रहा उनका, पत्ती का ठेका लेते रहे, पत्ती जाती रही, जंगल से तोड़ान नहीं करने देंगे। क्या करेगा श्यामाचरण, काहे की बीड़ी बनवाएगा। तो ये सब करते रहे। और तमाम ठेकेदार रहे, जैसे रोड का काम किसी का ठेकेदारों से मिल जाता था। जब कभी ये होता था कि नहीं भाई नहीं से पूरा हो रहा है, तो फिर दूर दराज एमपी साइड कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ वारदात, डकैती वगैरह भी हो जाती थी, जिसको जाना जाता था कि नहीं इसके पास करोड़ की, 10 लाख 25 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसके यहाँ पहुँचे और मान लीजिए उसका लूटपाट भी लाए 2-4 लाख का, तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाना। ऐसे जगहों में लूटपाट भी हो जाती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग पेशेवर नहीं थे लूटपाट। आज भी हम साधारण किसान हैं और इसके पहले भी साधारण किसान रहे। हमने कभी इकट्ठा करने को नहीं सोचा। जब हमने सरेंडर किया है 5/9/82 में, हकीकत आपसे बताएं तो हमारी पूरी कंपनी में मुश्किल से 4-6 लाख रुपया रहा होगा कंपनी में, और व्यक्तिगत रूप में तो हमने न घर को कभी कुछ कमा करके दिया, न और अपने पास कहीं अलग जोड़ करके रखा। आपने जब सरेंडर किया तब ददुआ ने क्यों नहीं किया? तब उसको भी करवा देते साथ? ददुआ, हकीकत ये है भाई साहब, डकैत जरूर हो बना, इतना बड़ा नाम उसका जरूर हो गया, लेकिन ददुआ आत्मबल का बहुत कमजोर था, निरक्षर था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पर किसी पे विश्वास नहीं रहता था। विश्वास न करने का कारण वो अपने एक मूड का रहा है, अशिक्षित रहा। जब हमने सरेंडर की तैयारी की, ददुआ को बुलाया, राजा रगौली को बुलाया, सीवन को बुलाया, गया बाबा रहा, हम रहे, यानी जितना हमारा ग्रुप था एक दूसरे से संबंधित, समथिंग 40 आदमी उस समय हम इकट्ठा हुए। सब ने परामर्श किया आपस में। ठाकुर सूरजबान सिंह लमेटा कोई नहीं तैयार हुए,
ठाकुर सूरजभान सिंह ने तो ये कहा कि नहीं, अभी तो 4 दिन पहले मेरा दुश्मन मारा गया, मैं कुछ दिन अब अपने क्षेत्र में रह कर के, ज़िले में रह कर के अपनी फिजा बनाऊंगा, कुछ न कुछ अपना असर दिखाऊंगा कि लोगों में मेरा भी कुछ वर्चस्व बने, तब सरेंडर करूंगा। और सरेंडर करने में हमें धोखा समझ में आता है। ठाकुर सूरजभान सिंह ने ऐसा कह दिया, ऐसा ही राजा रघोली ने कहा, ऐसा ही सिवन इटौरा ने कहा, ऐसा ही ददुआ ने भी कह दिया कि नहीं भाई, हमें इतना बड़ा विश्वास नहीं है शासन प्रशासन पे कि वो हमें बेइज्जत सरेंडर करवा लेंगे। हमें धोखा नज़र आता है। तो आपके साथ धोखा हुआ ना? किससे बात हुई पुलिस में? इस समय किससे बात हुई सरेंडर करने? रुकिए, अब इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको बता ही दूं मैं। 82 में एमपी में दाऊ साहब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। हम लोग अपनी भाषा में और अपने उनको सम्मान के तहत दाऊ साहब उस समय भी कहते थे, और आज नहीं रह गए हैं वो फिर भी हम दाऊ साहब ही कहते हैं। उस जमाने में 82 में ठाकुर प्रेम सिंह कोलौहा, जो कि बरौंधा में अपना पूरा टंडीला बना रखा था, 3 बार विधायक रहे। विधायक कार्यकाल में ही कांग्रेस के विधायक रहे। विधायक कार्यकाल में ही उनको शुगर से पीड़ित हुए, मर्ज से ग्रसित हो गए, उनका अचानक देहावसान हो गया। ठाकुर प्रेम सिंह ने हमको सरेंडर करने की सलाह दी, बात दी। ठाकुर प्रेम सिंह के दाऊ साहब के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी से अच्छे टर्म्स थे, उनके घरेलू व्यवहार थे, उनके पार्टी से भी वो जुड़े थे। तो उन्होंने ठाकुर प्रेम सिंह ने बात किया अर्जुन सिंह से। उन्होंने कहा नहीं, ठीक लाइए, जो भी आदमी है अपने उनको लाइए, सरेंडर करवाइए, और हम उनको उसी व्यवस्था और उसी सुरक्षा और उसी नियम कानून के तहत, जो कि सन 72 में पूजा बब्बा, माधव सिंह, मोहर सिंह आदि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और जिस फैसिलिटीज के अंतर्गत उनको जेल में रखा गया था और शासन प्रशासन द्वारा जैसे उनको सुविधा दी गई थी, उन्हीं सुविधाओं के अंतर्गत आपके जो आदमी आ रहे हैं सरेंडर के लिए, हम उनको सरेंडर करवाएंगे और उनको जेल में रखेंगे। आप अकेले थे और लोग सरेंडर? नहीं, हम लोग 4 रहे। गया बाबा का छोटा भाई चंद्रशेखर सिंह, और एक गया मिश्रा, वो भी अछाह गांव के ही बबेरू के थे, और मैं जनार्दन सिंह। 4 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। तो फिर आपको जेल हुई? हम जेल गए। जेल में हम लगभग 5/9/82 के बाद 5/9/82 में मंझगंवा से हमने सरेंडर किया था। इसके बाद समथिंग 2 साल लगभग तो एमपी में रहे। नागौद जेल रहे, रीवा जेल रहे, जबलपुर जेल रहे, और इसके बाद फिर 4/7/84 को बांदा आए। बांदा में बहुत सारे केस रहे, उनसे फाइनल हुए। फिर एक केस हमारा फतेहपुर का था, मर्डर का, उसमें हम फतेहपुर चले गए। फतेहपुर से फिर बेल आउट हो गए। 20/7/89 को मैं बाहर हो गया। 89 मतलब 82 में गए। करीब 7 साल आप जेल? लगभग 7 साल। लौट के आए तब क्या? फिर तब तक ये जो ददुआ थे और जो आपका गैंग था, लौट के आए तो उनसे मुलाकात, बातचीत हुई? उनका हाँ, क्या मिले। ददुआ आया। उस समय ददुआ छा गया था। 89-90 में सीताराम और ददुआ अभी सीताराम का आगे नाम चल रहा है 89 में। हाँ, 89 में सीताराम का नाम चल रहा है, ददुआ पीछे है। जब मैं आया, हमारे यहाँ घर आए, हमसे मिले जुले, एक दूसरे से बड़े सम्मान से बातचीत हुई, खाना पीना किया उन्होंने। भैया बताइएगा कोई सेवा? कुछ नहीं। हमने कहा कुछ नहीं यार, क्या सेवा है, अब जेल से बाहर आ गए हैं, कैसों से निपट गए हैं, और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी है कि तुम तो अब तैयार नहीं हो रहे। अगर आज भी तुम चाहते हो कि हम सरेंडर करें तो हमारी लाइन बनी हुई है, हमारी लाइन बनी हुई है। अभी दाऊ साहब जिंदा हैं, ठाकुर प्रेम सिंह की वही लाइन है। आज भी आपको सरेंडर कराया जा सकता है, लेकिन तैयार हो। नहीं तैयार हुए।
क्यों तैयार नहीं हुए? अविश्वास। अविश्वास। बताया ना आपसे कि ददुआ अशिक्षित था, उसके अंदर आत्मबल की कमी थी, किसी का वो विश्वास नहीं करता था। आत्मबल की कमी थी, फिर कहाँ से वो बल कहाँ से आता था कि वो इतनी बड़ा हत्याएं, इतने वो मुकदमे, हाँ, इतनी हाँ, लूट, इतनी डकैत, उनके इतनी उनके फिरौती? लिए आप सुन लीजिए, उसका एक ही सूत्र था कि अगर मेरा कोई विरोध करता है तो उसको मैं एटॉन शूट कर दूंगा, जंगल नहीं छोड़ूंगा, हाथ से असलहा नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे साथ 10 लोग हैं, इनका ही मुझे विश्वास है, इन पे ही मैं सब कुछ। तो वो पढ़ा लिखा जरूर नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक ही सूत्र था कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ रखता था जो कि स्वयं दुश्मनी वाले रहते थे, परिस्थिति जन्य रहते थे। तो ये होता था कि नहीं, ये अब मेरा साथ छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। भाई उनका भी मर्डर करवा दिया दुश्मनों का। आप जैसे नए लड़के हैं, आप मिले उस समय, तो आपने बताया कि भाई हमारी बंसल जी से थोड़ी अनबन है भाई, भैया ऐसा करें कि बंसल जी को किसी दिन पहुंचा जाए, 10-20 लठ दी जाए, तो बंसल जी का रुतबा कुछ ठीक हो जाए। तो भैया ददुआ बंसल जी हमारे रिपोर्टर हैं जो साथ में आए हैं, और कुछ मत कीजिएगा। तो हुआ क्या कि ददुआ पहुंच गया, और जहाँ उसका ये था कि नहीं इनको थोड़ा मोटा प्रताड़ित करना है, वहाँ ददुआ ने कहो गोली मार दिया। तो कुल मिला के ऐसे लोगों को साथ रखता था हाँ। जिनका कोई खुशी से अब कोई गोली बदला मार लेना दिया, हो, कोई दुश्मनी गोली हो। मार दिया तो वो बागी बन गया, पूरा पूरा वो बागी बन गया, साथी बन गया उसका। अब वो साथ छोड़ ही नहीं सकता। जैसे अभी हम ददुआ के गांव भी गए थे, तो वहाँ लोगों ने बताया कि जो नए लड़के, नौजवान लड़के ददुआ से प्रभावित होकर पहुंच जाते थे, उनको वापस भगा देता था कि नहीं नहीं तुम साथ नहीं रखो। हाँ, बात सही है, बात सही है। क्या उसके पास कोई मेहमानी करने के लिए जाएगा? गांव घर परिवार रिश्तेदारी का तमाम कोई। लोग डकैत बनने की सोचते हैं ना कि भाई रुतबा बढ़ेगा। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। इतना तो था कि भाई अगर मान लीजिए 10 आदमी और वो तैयार कर लिया होता उस समय, तो 10 आदमी के परिवार जो है तो वो ददुआ से वैमनस्यता मान लेते कि हमारे लड़के को इसने व्यर्थ में बदमाश बना दिया, इसलिए लौटा देता था। नहीं, उस समय उसको जरूरत रहती थी साथी की, सब कुछ था, लेकिन इतना जरूर सोचता था कि यार अगर मैं इनको व्यर्थ में बदमाश बना दिया तो इनके घर परिवार के लोग मुझसे वैमनस्यता मान लेंगे और मेरा मर्डर करवा देंगे। आज मैं जो आज़ादी से घूम रहा हूँ, कल को मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। दुश्मनी और ना बढ़े इसलिए इसका ख्याल। हाँ हाँ। ऑपरेट करने का तरीका क्या होता था, किस तरीके से काम करते थे ये डकैत यहाँ पर बुंदेलखंड में, चित्रकूट बांधा आसपास? एक समय बड़ा खौफ रहता था, मतलब मुझे भी याद है बचपन में चित्रकूट परिवार के साथ आते थे तो रास्ते में बड़ा मतलब डर के निकलते थे कि कहीं लूट ना हो जाए, कहीं रोक ना लिया जाए। ऐसा है कि बदमाश नाम बुरा तो होता ही है, लेकिन हमें अपने टाइम में सन 70 से और ददुआ के कार्यकाल 2007 तक, और आज भी वही प्ली चली आ रही है, वही सिस्टम चला आ रहा है। क्षेत्र इलाके में कहीं कोई राजनी नहीं हो रही है, ना कहीं कोई किसी प्रकार किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सब लोग सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। भय बिन होए न प्रीत। भय के लिए जैसे अब कहीं किसी से दुश्मनी है कुछ, तो ऐसा कांड कर दिया गया कि दिन दहाड़े लूटपाट कर ली गई, दिन दहाड़े 1-2 मर्डर कर दिए गए, तो उससे क्षेत्र में हवा बन गई, भय व्याप्त हो गया। तो वही एक जगह की कहानी 10 जगह काम करती थी, पूरे समाज में काम करती थी। अन्यथा ददुआ ने ना किसी को रास्ते चलते एक चाटा मारा है, ना किसी को राजनी किया है, लूटा पाटा है, ना किसी की बहन बेटी छेड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। हवा बन गई, नाम बन गया डकैत डकैत डकैत। तो भाई डकैत तो है ही है, वो जंगल लिए है। हथियार कहाँ से आता था? भाई साहब, दाम करे सब काम। आपके पास जितनी देर पैसा होगा तो उतनी देर आप जाने जो भी हथियार चाहेंगे, जैसा भी हथियार चाहेंगे
आपको शासन प्रशासन के ही लोग मुहैया करा देंगे। आप लोगों को कौन मुहैया? हमारे संपर्क भाई पैसा फेंकते थे तमाम लोगों से, जैसे आप हो गए, आपके अच्छे लोगों से व्यवहार हैं, नेता हैं या कि बड़े आदमी हैं, हमारा नाम मत जोड़िए भाई साहब। दादू दादा हैं, दादू दादा हैं, तो आप लोग भी हमारी मदद करेंगे। नहीं, इसलिए हम कोई मदद नहीं करेंगे। ओ मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह के जरिया इस्तेमाल होता था कि भाई कोई पत्रकार मित्र है, उसके जरिए भी मदद होती थी। हाँ, तमाम 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 लोग ऐसे मिल जाते थे उस समय। तो भाई साहब ऐसी समा बन चुकी थी कि जिसको विधायकी लड़ना है वो आ करके हमारे कदम चूमता था। दद्दू मंत्री तक रहा, दद्दू प्रसाद। हाँ, दद्दू जब यहाँ आया था सन मान करके चलिए कि 2000 नहीं 95-96 के आसपास 4 बार विधायक रहे यहाँ। दद्दू जब आया था यहाँ, अब इतना तो सन का वो ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय दद्दू को हमने देखा था कि फटा पैजामा था, फटा कुर्ता था, और ये हमीरपुर महोबा से उधर से आया था जहाँ से भी इसका घर मकान है। तो एक किसी की टूटी फूटी राजदूत मोटरसाइकिल लेकर के आया था, और दद्दू उस समय मिला करता था, तो हमारा शौक था भरुआ सुमेरपुर की जूती पहनने का। ठीक, आज भी हम वही जूती पहनते हैं। तो उस समय जब दद्दू मिलता था तो चाचा जूतियों की धूल पोंछ करके माथे में लगाता था। जो बाद में विधायक बने, मंत्री बने, विधायक बनता था जिस समय, जोड़ के मैं बात ददुआ के पास पहुंचता था। ददुआ जब तक नींद की खुर्राटे नहीं भरने लगता था, सो नहीं जाता था रात में, तब तक दद्दू मींचता रहता था। ददुआ की नींद अचानक खुली, अरे यार दद्दू सोने दे, चल तो, अरे भाई अब सो ले हूं फिर। इसलिए वो अड़ियलपना करता था अपने उस पे कि ददुआ ने वही उसको पूरी पूरी मदद का आश्वासन नहीं दिया। जितनी देर ददुआ उसको पूरी पूरी मदद का आश्वासन दे देता था कि जा तू चाहे बैठ ले घर में, चाहे अपना प्रचार प्रसार करना, विधायक बनेगा। ददुआ कहने से विधायक बनते थे? नहीं, उस समय फरमान जारी होता था। किस तरीके से? कि वोट पड़ेगी हाथी में, नहीं गोली लगेगी छाती में, लाश मिलेगी घाटी में। अच्छा, फरमान जारी होता था। खौफ के नाम पर वोट लेते थे। लेकर के प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत, प्रमुखी, विधायकी, सांसदी, और यही नहीं कि बांदा ही, फतेहपुर में भी असर होता था, इलाहाबाद भी असर होता था, रीवा होता था, सतना होता था, छतरपुर होता था। चूंकि स्वजातीय नाम से, पटेल जात के नाम से ददुआ मसीहा जाना जाने लगा था। मसीहा क्यों? कि भाई हमारी जात में कम से कम ददुआ एक ऐसा है कि नामोर व्यक्ति है, उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि राजनीति पे भी वो छा गया, समाज में भी छा गया, उसकी नेकी समाज में छा गई। तो लोग ददुआ के नाम पे इतना प्रभावित हो जाते थे। और कुर्मिलाबी ऐसा नहीं है, चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए यूपी में, तो कुर्मियों की संख्या हो सकता है कि किसी जिले कम हो, अन्यथा अन्य समुदाय के बराबर कुर्मियों की संख्या तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो इतनी देर ददुआ जुड़ जाता था, तो ददुआ के नाम पे जहां भी जिसके साथ वो जुड़ा हो राजनीति में, तो राजनीतिक जो गठबंधन है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक तो नाम आपने लिया दद्दू प्रसाद का, और कौन कौन लोग थे, किस तरीके से संपर्क था इस गठजोड़ में, और किसका किसका समर्थन किया? अब भाई साहब ददुआ के रहते हुए उस समय जो विधायक बनता रहा है, पहले तो बीएसपी रही, इसके बाद फिर सपा हुई। ददुआ ने भाजपा का नहीं कोई समर्थन किया था कभी, बसपा का और सपा का ही समर्थन किया है। तो समर्थन करने कुछ कारण रहा होगा, अगर समर्थन देते थे तो वापस बदले में क्या मिलता था?
बदले में फिर ददुआ ठेकेदार तैयार करता था। जैसे विधायक बन गया, सांसद बन का उसके मुट्ठी का, तो फिर उनसे वो काम लेता था। उस समय भी ददुआ के पास वो 10-20 लाख 25 लाख भिजवा देते थे खर्च पानी के लिए। तो उस समय का खर्चा पानी जो है वो चल ही रहा है। इसके बाद फिर जब वो विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते थे, तो उनकी निधियाँ जहाँ भी कह देता था वो वहाँ काम होता था, और स्वयं ठेकेदारी करवाता था। अपने ठेकेदार किए था, ददुआ तैयार किए था। ठेकेदारी अगर न करवाता होता ददुआ, तो ददुआ की मौत नहीं होती। अच्छा, आप ददुआ ठेकेदार ठेकेदारी मौत की वजह रही। हाँ, कैसे ठेकेदारी ही ददुआ की मौत की वजह रही। कैसे? ददुआ ने अपने एक भतीजे को, बब्बू नाम है उसका, उसको ठेकेदार बनाया। बब्बू के नाम पे हो सकता है कि 4-6 करोड़ की सिक्योरिटी जमा रही हो। जब यह पुलिस प्रशासन को जानकारी हुई कि ये बब्बू को ददुआ ने ठेकेदार बना रखा है, ऐसा से ऐसा है, तो बब्बू को प्रशासन ने कसा, बब्बू को अपने चंगुल में ले लिया। मुलायम सिंह की सरकार सरकार मुलायम सिंह की थी, सरकार मुलायम सिंह की थी। तो हाँ, क्या ठेकेदारी वाली। हाँ हाँ, ठेकेदारी वाली। तो हुआ क्या, उसमें ले लिया। बब्बू उनको गिरफ्त में आ गया। बब्बू ने वादा किया कि ठीक है साहब, मैं डायरेक्ट यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। उस समय तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों ने यह भी कहा कि बे तुझे करना है, तू ददुआ से क्या पाता है, साला चाकरी करता है, पा जाता होगा 10-25-50 हजार। मजा तो वो लूट रहा है, पैसा तो कमा के तू उसे दे रहा है। ले हमसे ले 10 लाख, 20 लाख ले, लेकिन ददुआ को दे, जिंदा या मुर्दा, ये तेरी जवाबदारी है। बब्बू ने वादा किया कि साहब ये काम मैं स्वयं नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे द्वारा स्वयं हो जाए, लेकिन इस काम के लिए मैं आपको लाइन देता हूं। तो चूंकि बब्बू का उस समय मुनीम था अरविंद मौर्य, अरविंद मौर्य को बब्बू ने अपना मुनीम बना रखा। वो मुनीम ही जितनी देर ददुआ को पैसे की जरूरत होती थी, तो ददुआ को पैसा देने मुनीम ही जाता था। बब्बू यहाँ से पैसा कौड़ी दे दे, और जब कोई विशेष बात होती थी तो बब्बू जाता था, मिलता था, अन्यथा अरविंद मौर्य ही जाता था, मिलता था। अरविंद मौर्य जिस दिन 22/7, हाँ 22/7 दिन रविवार को 9:15 बजे ददुआ का मर्डर होता है। 22 जुलाई हाँ, 2007। 21 जुलाई को एसटीएफ ने अरविंद को अपने गिरफ्त में लिया, उसको पूरा साजो सामान सब कुछ खरीदवाया। फोन सर्विलांस में लगे थे ददुआ के। एक चड्ढी की जरूरत होती थी तो ददुआ फोन कर देता था अरविंद को, तो अरविंद लेके पहुंच जाता था। आए दिन, हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी को मंजन की जरूरत है, किसी को चड्ढी, किसी को तहम, रहते बिहार में थे हमेशा ददुआ। जंगल उसकी सबसे बड़ी पॉलिसी ये थी कि मुझे जंगल नहीं छोड़ना। तमाम किंवदंती कही जाती है कि ददुआ अपनी बेटी की शादी में गया, ददुआ कब रहा मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर में गया। ददुआ कहीं नहीं गया। ददुआ ने जंगल नहीं छोड़ा और अपने हाथ से असलाह नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी पॉलिसी उसकी बागी जीवन की यही रही है। तो जो मुनीम था उसने, हाँ, तो मुनीम को क्या नाम से पुलिस ने गिरफ्त में लिया, और बैग में पूरा सा सामान सब खरीदवा करके भरा, और उसके नीचे वो अपना रिमोट बम फिट कर दिया। अरविंद जाता है, चूंकि उस समय राधे और ददुआ दोनों साथ ही थे। यद्यपि राधे अलग टुकड़ी लेकर के चलता था 10-12 आदमियों की, और 16-18 आदमियों की टुकड़ी लेकर के ददुआ अलग चलता था। लेकिन उस दिन, एक दिन पूर्व में ये लोग दोनों इकट्ठा हो गए थे। सुबह
छोटा पटेल जो कि राधे उर्फ सूबेदार का चेला था, मूल रूप से ददुआ का भी कहा जाता था, लेकिन बनाया था उसको राधे ने। तो छोटा पटेल को भी इन्हीं के पास आ जाना था, वहीं जहाँ पे ये ददुआ का मर्डर होता है, क्या बोलते हैं उसको, उमराहन क्या है, हाँ कुछ ऐसे स्थान का नाम बोलते हैं। तो वहाँ पे सुबह उसको भी आ जाना था, लेकिन जरिए सर्विलांस के और मोबाइल के तहत उस समय अमिताभ यश जो कि एसटीएफ के संचालक थे, अधिकारी थे, इतनी बड़ी अच्छी योजना उन्होंने बना रखी थी कि एक ही दिन में इन गैंगों का उन्होंने सफाया करने का तय किया था। रात्र में लगभग 2 बजे, 21-22 की रात्रि लगभग 2 बजे छोटा पटेल का मर्डर हो जाता है। गैंग के ही द्वारा, किसी गैंग को उन्होंने मिलाया, गैंग के सदस्यों को, और गैंग के ही द्वारा छोटा पटेल का मर्डर हो जाता है। इधर 9:15 बजे अरविंद बैग लेकर के पहुंचता है और ददुआ के पास रखता है बैग। तो ददुआ के पास से बैग लेकर के अंगद खोलने लगता है, देखता है। देखने के ही दौरान अरविंद का फ़ोन आता है, कोई पूरी सेटिंग रही तो थोड़ा सा उठ करके बात करने लगता है। बात करते करते 4 कदम चला जाता है। इसके बाद कहता है कि भैया पेशाब कर लूँ, और 4 कदम चला जाता है। जंगल था ही, तो बस वहीं से 10 कदम के अंतराल में रिमोट दबाया, इधर बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट में केवल अंगद ही मूल रूप से छत बिछत हुआ था, शरीर से इंजर्ड हुआ था, ख़त्म हो गया था, यहाँ तक शरीर उसका चिथड़ा हो गया था। बकिया सभी लोग, कोई भी उस समय ख़त्म नहीं हुए थे। सभी लोग, कोई आँखों से इंजर्ड हुआ, कोई कान से इंजर्ड हुआ, कोई हाथ पैर से इंजर्ड हुआ, बारूद के धमाके से, और उससे सब लोग इंजर्ड हो गए थे, लेकिन मरा कोई नहीं था। मरा था केवल अंगद। जब यह बम ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, तो फिर पुलिस लगी ही थी। पुलिस लगी ही थी। पुलिस पहुंची, दूर से ही पुलिस ने फायर करना शुरू कर दिया। इधर जब बम ब्लास्ट होता है तो सूबेदार चूंकि उस समय मौके पर नहीं था, सूबेदार पहले ददुआ की पार्टी नहा चुकी थी, इसके बाद फिर सूबेदार की पार्टी नहाने में लग गई। उस समय सूबेदार ने ही बताया कि दाढ़ी बनाने के लिए साबुन लगा रहा था दाढ़ी में, जिस समय बम ब्लास्ट हो गया। सूबेदार राधे ददुआ नहा धो करके आया है और तहमत पहना है और शर्ट पहन लिया है, अगरबत्ती जलाई है। चूंकि ददुआ पढ़ा लिखा नहीं था, वो कोई पाठ पूजा ज़्यादा नहीं करता था। नांदी बजरंग बली की एक फ़ोटो अपने पास हमेशा साथ में रखता था। वो ली की फ़ोटो जब वो नहाए आवे तो चेला चपाटी ला करके उसको एक पत्थर में सामने रख दें। ददुआ 5 अगरबत्ती निकाले, 5 ठो अगरबत्ती जला दे और बस प्रणाम करे बजरंग बली को, और इसके बाद फिर खाना पीना करता था। बगैर नहाए धोए कुछ भी नहीं खाता पीता था। खाने पीने में उसका शौक था, चना भिगोआ करके रखता था, तो चने ही अक्सर खाया करता था। तो जिस समय ये बम ब्लास्ट होता है तो ददुआ एक एक चना ऐसे ऐसे एक एक चना खा रहा था। उसी समय ये बम ब्लास्ट होता है। जब बम ब्लास्ट हुआ तो राधे, चूंकि 25-30 कदम की दूरी पर राधे नहा रहा था, वहाँ से तुरंत दौड़ के आता है, देखता है कि क्या है कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ। तो अरविंद तो भाग जाता है। इधर पुलिस लगी है तो अरविंद पुलिस के पास पहुँच जाता है। इधर ददुआ सूबेदार पहुँचता है। तो सूबेदार जब पहुँचा तो कई लोगों ने, जैसे दुलारे कंठीपुर का मारा गया, एक बाबा करके था साथी, वो मारा गया, और चलवा रहा। तो कई लोग कहते हैं कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुँह बचा लिया, भैया मुँह को बचा लिया कहते हैं, लेकिन अब भैया राधे किसको किसको बचावे। चूंकि
चलवा इंजर्ड हो गया था तो उसका सगा भाई साथ में रजुआ भी रहता रहा है। तो रजुआ सूबेदार के साथ नहा धो रहा था, तो रजुआ स्वस्थ रहा तो रजुआ अपने भाई चलवा को किसी तरह से धर पकड़ करके ले गए जंगल में। इधर राधे ने तुरंत क्या नाम से असलहे वसलहे इकट्ठा करवाए, समेटे, जो 7-8 लोगों के रहे वो असलहे लिए, जो कामयाब रहे, जो असलहे छत बिछत, जैसे ददुआ का असला छत बिछत हो गया था और लोगों के असलहे 2-3 छत बिछत हो गए थे, उनको छोड़ा, जो अच्छे रहे उनको उठाया। और ददुआ को भी राधे ने किसी तरह से कंधा दिया और मुश्किल से 200 मीटर करीब ले गया जंगल में। इधर पुलिस पहुंच गई, गोली चलने लगी। तो उस समय राधे की ही बताई बातें मुझे आज भी मेरे दिमाग में हैं कि उसके बाद में बच गए थे वो। हाँ, राधे बच गया। राधे भाई बाद में पहुंचता है, वो नहा रहा था, ददुआ की ही पार्टी रही, राधे की पार्टी नहा रही थी। हाँ, तो राधे आपको पूरी कहानी। हाँ, राधे ने हमसे पूरी कहानी बताई। तो उसके बाद ददुआ फिर ददुआ बताता हूँ। तो राधे ददुआ को कंधा दे करके किसी हद तक 200 मीटर ले जाता है। उस समय ददुआ का सेंस काम करता था, कानों से भ्रष्ट हो गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ा ददुआ को। आंखें ददुआ की भ्रष्ट हो गई थी, आंखों से नहीं दिख रहा था। हुआ क्या कि जब कुछ आवाज़ ददुआ के कान में पड़ी तो ददुआ ने राधे से कहा कि भाई, राधे को ददुआ भाई कहा करता था और राधे ददुआ को भैया कहा करता था। तो ददुआ ने कहा कि भाई, गोली चल रही है क्या? राधे ने कहा कि हाँ भैया, पुलिस पहुंच गई, गोली चल रही है। ददुआ ने उस समय कहा है कि यार देख भाई, तुम लोग भी मारे जाओगे मेरे मुंह में, अब मुझको गोली मार दे, तू निकल जा। राधे ने कहा कि भैया, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब ददुआ ने अपने गले की जंजीर उतारी, हाथों की अंगूठियां उतारी और राधे को दिया कि ले और जा, अब मुझे जो कुछ होगा वो होगा। ददुआ को छोड़ के चले जाते हैं। इधर पुलिस पहुंचती है तो ददुआ को गोली मार देती है और लोग जो मौके में जिंदा रहे उनको सबको गोली मार दिया। चलवा चूंकि वो भी इंजर्ड था, लेकिन उसका सगा भाई था रजुआ साथ में, वो किस तरह उसको बचा के ले गया। उस दिन जंगल में इतना पुलिस चारों तरफ घेराबंदी किया कि जो लोग निकल गए हैं उनको किसी तरह से कैच किया जाए, लेकिन फिर कोई नहीं कैच हो पाया। यहाँ तक कि चलवा को ले जाने में रजुआ भी सफल ना रहा, तो जंगल में एक जगह उसको, चूंकि चलवा का सेंस काम करता था, उसको छिपा दिया। पूरी रात जंगल में छिपा रहा वो, दिन और पूरी रात में लगभग फिर दूसरे दिन तड़के पहर किसी तरह से जंगल से खोज खाज करके उसको लगाए, फिर बाहर ले करके राधे ने बाहर उसका इलाज करवाया। ददुआ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ददुआ का अंत हुआ। एक सवाल मेरा ये है कि 1990 से आप कह रहे हैं ददुआ का उद्भव हुआ, लोग जानना शुरू किए। 1990 से लेकर 2007, बल्कि शुरुआत तो 1980 से हो गई थी आपके साथ। 27 साल में पकड़ा कैसे नहीं गया? मतलब ये पुलिस से क्या कोई गठजोड़ था? किस तरीके से ऑपरेट करते थे कि बचे कैसे रहे? रुकिए, आप लोगों को इस तरह इसकी पूरी कहानी नहीं मालूम है। सन 71 से शुरुआत के बाद 74 तक में हम लोग स्टैंड हो गए थे, अपना गैंग तैयार कर लिया था। कोई वारदात नहीं करते थे कि कोई अपराध रास्ते चलते करें, कुछ करें, ये सब कुछ नहीं करते थे। हकीकत ये है कि हमको असलहे की ज़रूरत होती, कारतूस की ज़रूरत होती थी तो घर से सोना चांदी बेच करके हम लोग मंगा लेते थे, लेकिन कोई अपराध डकैती सकैती नहीं करते थे। उसी समय होता क्या है भाई साहब, 26 अगस्त सन 74 को नाथूराम चंदेल बछरन इंटर कॉलेज के संस्थापक, उन्हीं के नाम से आज कॉलेज जो चल रहा है, वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी, बहुत ही सामाजिक आदमी और अच्छे राजनीतिक लोगों में से थे। विरोधियों ने गांव के उनका मर्डर करा दिया। चूंकि वो रिश्ते में हमारे फूफा थे, हमने उनके मर्डर के बदले में 1 का बदला 4 का संकल्प लिया। तो चंदेल जी के बदले में
एक को करबी शहर में मारा, एक को कॉलेज में मारा, और 2 को, चूंकि राजेंद्र गोसाई मुख्य हत्यारा था चंदेल जी का, राजेंद्र गोसाई हमारी गिरफ्त में नहीं आता था क्योंकि वो भी बागी था। तो फिर राजेंद्र गोसाई को सन 86 में हम लोग आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यप ददुआ बाहर रहा, ददुआ भी सफल नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने उस समय 86 में, चूंकि सीवन उपाध्याय भी जेल चला गया था, सीवन उपाध्याय, हाँ हाँ हाँ, सीवन उपाध्याय भी हमारा चेला रहा। सीवन को हमने उस समय किसी तरह से जेल से निकाला और सीवन से ये कहा कि भाई हमारा यह कार्य बेटा रह गया है, इस कार्य को पूरा कर दो तो हम मान लें कि तुम हमारे शिष्य रहे, हमारे अनुयायी रहे, हमारे भाई रहे। उसने वादा किया और सन 86 में फिर राजेंद्र और राजेंद्र के भाई का मर्डर सीवन के द्वारा कराया गया। इस तरह से फिर नाथूराम चंदेल के एक के बदले 4 पूरे हुए। होता क्या है कि उस समय चूंकि मनचली होती ही थी, कुछ न कुछ गैंग बना करके घूमना है, असलहे लेकर के घूमना है, तो लोगों की नज़र में खटकते रहे। कुछ न कुछ विरोधी लोग भी रहते रहे, इधर उधर से शिकायत करें कहीं को। लोग हमको बता रहे थे कि यहाँ हर गांव के बाहर एक ददुआ को जहाँ रुकना होता था वहाँ एक आदमी खड़ा रहता था और पहले से ही पूरा बता दिया जाता था कि यहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। ऐसा है, जैसे गैंग आता है और ये है कि आज हमको बसिला गांव में रुकना है। चूँकि बसिला गांव पड़ोसी गांव है, स्वजातीय गांव है, वहाँ तमाम लोगों से संबंध है, तो ददुआ जिस घर में उसको रुकना होता था तो उनको पहले से कह देता था कि भाई आज मैं आ जाऊँगा, खाने पीने की व्यवस्था रखना, और हो सकता है कि रुकूं भी, हो सकता है कि रुकूं भी। सस्पेंस में रखता था, क्लियर कट बात नहीं करता था। उस समय का वसूल ये था कि खाना तो आपके यहाँ खा लिया जाएगा जहाँ कह दिया है, लेकिन सोने के लिए फिर अन्यत्र गुप्त जगह अपनी सेट किए हुए हैं। खाना खाया और अन्यत्र जगह में निकल गया और वहाँ वो फिर रात भर सोया। कुछ लोग बता रहे थे कि जहाँ जिस जिस क्षेत्र में रहता था वहाँ के थाने में भी पैसा पहुँचा देता था, कि थाने पुलिस से भी सिस्टम संपर्क रहता था। ऐसा है, हाँ। थाने में भी मानव ही सिपाही होते हैं, मानव ही थानेदार होते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी के जरिए जुड़ा होता है। भाई हमको रायपुरा थाने में रहना है तो थाने की पुलिस को तो हमको ज़रूर ओबलाइज करके रखना होगा। थाने में उस समय थानेदार ये कहा करते थे कि ठीक है भाई, अपना रह ले इलाके में रह ले, कहीं भी रह ले, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में जुर्म जराइम कोई मत करना। तो पहली बात तो ये सूझ हुआ करती थी, कोई जुर्म जराइम नहीं होता था जिस इलाके में हमको रहना है, इससे पुलिस ओबलाइज रहती रही। अब फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी की बेस पे, कोई रिश्ते से कैसे ना कोई जुड़ा हुआ है, तो इतना वो ज़रूर रिस्पांस देता कि यार चलो, अगर हमारे इलाके में कोई जुर्म जराइम नहीं होता तो बना रहे बदमाश, हमें क्या लेना देना। इस तरीके से पुलिस का गठजोड़ रहता था, अंडरस्टैंडिंग आपसी। राजनीतिक आपने बताया किस तरीके से गठजोड़ रहता था कि हम सपोर्ट देंगे, तुम बदले में ठेकेदारी और ये, और इस तरीके से किस तरीके से अंत हुआ। आप भी क्योंकि डकैत रहे, एक्स डकैत हैं आप। उसके बाद जीवन बदला आपका, किस तरीके से जीवन बदला आपने, किस तरीके से सरवाइव किया। भाई ऐसा है, 82 में सरेंडर करने के बाद हम लोग जब 89 में बाहर आए तो अपने जो दुश्मन मारे गए थे उनके लड़के बच्चे भी सयाने हो चुके। हमको सतर्कता से तो रहना ही पड़ता था। 2 साल 3 साल तक कुछ न कुछ और केस रह गए थे, फतेहपुर के हैं, बांदा के हैं, चित्रकूट के हैं, तो उनकी पैरवी करने में समय लग गया। हम सेफ साइड रहते, घर में कम रहा करते थे, अक्सर बाहर ही रहते थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अतर्रा अपना अड्डा लाला भाई घनश्याम के यहाँ बना रखा था। करबी में हमारे पारिवारिक मंगराही के हैं, उनका घर मकान था, वहाँ रह लेता था। इस तरह से घर में बहुत कम रहा करता था। स्थिति ऐसी बनी कि सन 95-95 के आसपास हमारा छोटा भाई चंदू
विष्णुचंद और क्या नाम से चाचा हमारे पैरोल में जेल से आ गए थे नैनी से, उनको आजीवन सजा हो गई थी इसी फॉर मर्डर में। तो उस समय चूंकि विरोधी पार्टी में एक व्यक्ति सयाना श्याम लाल करके वो नहीं मारा गया था, बच गया था, तो वो आया हमारे चाचा इंदिरा से मिला जुला कि भैया बहुत कुछ लड़ाई हुई, बहुत समय हो गया और हम लोग अब बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि शिक्षा भी लड़कों बच्चों की ना हो पाई, जगह ज़मीनें भी बिक गई, परेशान हो गए, तो आपके भी हमने जो किया उसका परिणाम हम पाया और अब ऐसा कुछ किया जाए कि आपस में सुलह हो ली जाए। सुलह कर ली फिर आप। अभी फिलहाल आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते हैं और लगभग 25 बीघे। 25 बीघे। क्या क्या आप बोते हैं आप? यहाँ धान भी बोते हैं, शकरकंद भी बोते हैं, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चना, मसूर, अरहर, जो भी खेती किसानी में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब तैयार कर ली जाती है, सब तैयार होती है। सब अच्छे से हो रहा है खेती? सब अच्छे से, हाँ, किसी प्रकार का कोई जैसे दुश्मनी का किसान आंदोलन चल रहा है देश में, आप खबर आती होगी आपके पास, है ना? 3 बिल भी बने हैं किसानों के लिए, उनकी जानकारी है आपको? हाँ बेशक, कौन ऐसा राजनीतिक पैटर्न होगा, कौन ऐसा होगा जो कि हमें ना किसान जानकारी। आंदोलन पर क्या समझते हैं आप? किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है, किसान अपनी जीत पे अड़ा हुआ है और मोदी जी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, ठीक। हालांकि जो किसानों की मांग है वो यथार्थ है। सही बात। आज मोदी जी के राजनैतिक कार्यकाल में अपना अंदाजा ये है कि पूंजीपति तो पूंजी वाला ही होता चला जा रहा है। निम्न तबके के लिए छोटे छोटे काम, नरेगा, दुनियादारी करके निम्न तबकों को खूब अच्छी तरह काम मिल रहा था, वो भर पेट रोटी खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो मीडियम तबका है किसान मजदूरी करने में शर्मिंदा हो रहा है कि मैं नरेगा में काम करने जाऊंगा तो मेरी पोजीशन खराब होगी, तो ये कर नहीं पा रहा है। अब हाई फाई बनने के लिए उसके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। जैसे कि देख लीजिए इस समय 105 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपया डीजल बिक रहा है, तो किसान की इतनी समस्याएं हो गई हैं कि किसान कहाँ से उबर पावे। और हकीकत यह है भाई साहब, राजनेता चाहे जिसकी भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे और भी अन्य दलों की रही हो, यह नेता लोग सब चट्टा बट्टा हैं। कहावत कही जाती है, चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे जिसकी सत्ता आ जाए, यह अपने सत्ता कार्यकाल में चाहेंगे कि अगर किसान स्टैंड हो गया तो फिर हम लोगों को कौन पूछेगा, खेती किसानी कौन करेगा। तो यह किसान पिटता रहे, किसान कभी स्टैंड ना हो। क्या मोदी जी ये नहीं जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत तो हमने 110 रुपया लीटर कर दी, डीजल की कीमत 100 रुपया कर दी, मार्केट में जीएसटी लागू हो गई और ये एमएसटी लागू हो गई, दुनिया भर के तमाम टैक्स लागू हो गए, इतनी महंगाई बाजार में हो गई। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं किसानों की सरकार है और कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी। कहीं कुछ नहीं, कोई आय दुगनी नहीं हुई है। यहाँ तक कि किसान सम्मान निधि जो मिलती थी लोगों को, किसान सम्मान योजना चलाई थी, हमको स्वयं नहीं मिली है, नहीं मिल रही है। गिने चुने लोगों को हो सकता है कि किसान सम्मान निधि मिल रही हो, मिली हो। कहने को तो टीवी में आ जाता है, पेपर में आ जाता है, स्टेटमेंट में मोदी जी देते हैं, योगी जी देते हैं, सभी दे देते हैं कि नहीं इतनी इतनी किसान सम्मान निधि में धनराशि दी गई, हमें स्वयं नहीं मिली। हमारे यहाँ इतने बड़े परिवार में, बस्ती में हो सकता है कि इक्के दुक्के किसी को मिली हो, नहीं नहीं मिली। तो ये सब कहने की है, जो भी हैं सब केवल वादे वादे हैं, कहीं कोई वादा पूरा नहीं है सरकार में। पूंजीपति बढ़ता जा रहा है, लेबर तबका सामान्य ढंग से खा पी रहा है, मीडियम वर्ग जो किसान है वही पिट रहा है और पिटता रहा है सदियों से, चाहे जिसकी सरकार रही हो। किसी सरकार से किसी नेता संतुष्ट नहीं रहे। कि कोई संतुष्टि नहीं, किसान को के लिए कोई संतुष्टि नहीं। योगी किसान, आदित्यनाथ कैसे नेता हैं? योगी आदित्यनाथ भी है मोदी जी के ताबेगीर हैं। जो मोदी जी इंगित करेंगे वही तो योगी जी करेंगे। योगी जी की क्या औकात है कि बगैर मोदी के आदेश के कोई अपना कदम उठा लें। हम नहीं मानते इस बात को। कंट्रोलर तो वो हैं,
कंट्रोलर तो मोदी जी हैं, योगी जी क्या करेंगे? क्या होना चाहिए किसानों के लिए, क्या करना चाहिए? चुनाव आ रहे हैं, वोट देते होंगे आप, क्या देख के वोट देते हैं? भैया अब ऐसा है कि यहाँ पार्टी बेस का चुनाव तो मुख्य रूप से है ही है। इस बार जैसे आप देखते हैं सपा की लहर आ रही है, निश्चित रूप से सपा की सरकार बनेगी और सपा का ही अपने यहाँ से विधायक बनेगा और भारी बहुमत से सपा की सरकार बनेगी इस बार। क्यों? इसलिए कि बीजेपी की वादे 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 ही रहे। आपने पहले बीजेपी को वोट दिया है? हाँ, बीजेपी को जैसे अब सांसद बने, आर.के. पटेल सांसद रहे, हमने वोट दिया है उनको। अब क्यों वोट दिया है? हम जानते रहे हैं भाई कि इनको जाति की वजह से तो नहीं दिया। जाति भी यहाँ देखिए, वोट जाति देख कर देते हैं। क्षेत्र लेवल पर व्यक्ति विशेष को देख करके वोट दिया जाता है। क्षेत्र लेवल पर, गांव लेवल पर, अब जैसे उनके रिश्ते भी हमारे यहाँ बगल में दरियापुरवा गांव, उनकी ससुराल है, हमसे उनके हंसाई मजाक भी होते हैं, रिश्ते भी हैं, सब कुछ है। तो भाई उन्होंने कह दिया कि भाई बड़कऊ चुनाव लड़ रहे हैं भाई, अपना वोट वोट अब अपना समझना। तो अब लामुहाला, अब रिश्तेदारी भी है, सब कुछ है, तो देखना पड़ता है। संबंध देख कर। हाँ हाँ, ये भी देखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप किसान हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ भाई कि सरकार जो भी अब आती है या केंद्र की जो सरकार है, उसको किसानों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसानों के लिए तो जैसे एक योजना पहले चली थी नलकूप वाली, नलकूप की योजना भी समाप्त है इस समय। कुछ लोगों को सब्सिडी मिल जाती थी कि फ्री बोर योजना कही जाती थी, पैसा मिल जाता था, वो भी इस समय स्कीम बंद है। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया गया है और बिजली आती भी नहीं है पर्याप्त। माना कि हमारे किसी पड़ोसी के, हमारे किसी साथी के परिवार में किसी का बोर है, हम चाहते खिंचा लें, तो बिजली पूरी पर्याप्त मात्रा में आती नहीं है और बिजली का बिल उनको देना ही देना है जितना नियत है। तो ये कमी रही। बोर बंद ही करवा दिए, बिजली की ये महंगाई है, डीजल पेट्रोल की ये महंगाई है, कहाँ से किसान उबर पाएगा? किसान का गल्ला क्यों नहीं 80 रुपया किलो गेहूं कर दिया जाता? कर दे मोदी जी इस बात की घोषणा। भाई सोना चांदी तो कोई नहीं खाता, हीरा जवाहिरात तो कोई नहीं खाता, खाता किसाने की कमाई है, गल्ला ही है, चाहे जितना बड़ा पूंजीपति हो। और हम ये जानते हैं कि पूंजी किसी का साथ देने वाली नहीं है। एक भी बेटा हरामी निकल गए, आपने खूब कमा के रखा है, तो साले को जिस रास्ते से आपने कभी सोचा न होगा, उस रास्ते से वो बहा के निकाल देगा। अगर उसमें संस्कार नहीं है तो उसको निकाल देगा वो। तो ये लक्ष्मी है, ये धन है, किसी का हुआ नहीं, चाहे जो जितना जोड़ ले। लेकिन आज इस कार्यकाल में हम दे रहे हैं कि भाजपा के पूंजीपति बढ़ता जा रहा है, निम्न तबका खा पी रहा है, सुकून महसूस कर रहा है, मीडियम तबका जो किसान है वही ही पिट रहा है। करें मोदी जी किसान के लिए भी, किसान के लिए करें किसान के लिए। किसान उनको बधाई देगा, किसान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, किसान उनका सम्मान करेगा। लेकिन वादे वादे ही रहे मोदी जी के, योगी जी के। कोई भी किसान के हित में ऐसा कार्य नहीं किया गया जो कि किसान कहे कि नहीं मुझको यह सरकार के द्वारा मिला, यही उपलब्धि हुई। मोदी जी तो कहते हैं हमने आवास दिए, शौचालय दिए, किसान सम्मान निधि योजना, आवास दिए, शौचालय दिए, ठीक है। आवास तो उनके योजना है, हाँ बहुत हाँ, सारी योजनाएं हैं किसानों की। कहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं मिलने वाली है भाई साहब, जिसका कुछ ऐसा प्रसार इम्प्रेशन है। उनके लिए तो कहो क्या नाम से किसान सम्मान भी मिल गई, बैंक से भी फसल का भी योजना का लाभ मिल गया। घर मकान जल गया है तो कहा ये तो छपरा आपने जला दिया तो आपके छपरे का मिल गया जलने का, और हकीकत में हमारा जल गया है तो हमारी तरफ कोई सुनाई नहीं। आप नेता हैं, आपकी पकड़ है, पहुंच है, आपके घर में कोई कैंसर का बीमार हो गया, किसी की कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो आपको सरकारी निधि से, मुख्यमंत्री निधि से भी और निधियों से भी आपको दान अनुदान मिल जाएगा। लेकिन सामान्य तबका गिड़गिड़ाता रहता है, जाता है
सर पटकता है, लेकिन किसी को 2 पैसे की सहायता मिलने वाली नहीं है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हों। तमाम ऐसे अपने रिश्तेदार साथी लोग ऐसे हैं जो कि गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको 2 पैसा नहीं मुहैया कराया जा रहा। तो ये थे जनार्दन जी, इन्होंने डकैतों की कहानियाँ सुनाई, ददुआ की कहानियाँ सुनाई, क्योंकि फ़िलहाल ये किसान हैं तो खेती किसानी के मुद्दे भी इन्होंने उठाए और क्या मांग रखते हैं सरकार से वो भी इन्होंने बताई इस बातचीत में। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ हूँ, ये जगह चित्रकूट है और कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं जेरी। शुक्रिया।